नमस्कार भाई साहब। अपन प्रिंट कल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर है हिस्ट्री का। पिछले 2 वीडियोज़ में अपन ने कुछ टॉपिक कल क्लियर कर लिए हैं। लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो अपन इस वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। अपना जो 6th टॉपिक आता है वो इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट आता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में प्रिंट कल्चर कैसे ग्रोथ होती है, ये अपन इस टॉपिक में देख लेंगे। सबसे पहले जब प्रिंट कल्चर नहीं था तब इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट से काम होता था। मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो बेसिकली संस्कृत, अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। या तो वो लकड़ी के तख्ते की मतलब वुड ब्लॉक्स की बनती थी या फिर बिल्कुल पतले कागज़ की बनती थी, जिसके कारण क्या होता था उनको संभाल के रखना पड़ता था। उनको पढ़ना आसान नहीं होता था, इसीलिए थोड़ी सी महंगी भी होती थी और उनको कवर करने के लिए, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए उनको वुडन कवर्स का कवर किया जाता था। 19th सेंचुरी आते आते भी इनका यूज होता था, बल्कि 19th सेंचुरी खत्म होते होते अच्छी तरह से इंडिया में प्रिंट कल्चर आ गया था, लेकिन तब भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज होता था। 6.2 टॉपिक आता है प्रिंट कम्स टू इंडिया। भारत में प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले गोवा में पोर्तुगीज मिशनरी वाले लोग आते हैं, मतलब कैथोलिक या क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए आते हैं। वहीं से इंडिया के प्रिंट कल्चर का शुरुआत होती है। ठीक है। 1579 में फर्स्ट तमिल बुक कोचिन में प्रिंट होती है। 1674 में 50 बुक प्रिंट होती हैं, पब्लिश होती हैं कोंकणी भाषा में और कन्नड़ भाषा में। ठीक है। यहाँ पर कन्नड़ की जगह पे डी ए की जगह पे कन्नड़ आर ए भी हो सकता है, देख लेना आपके क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ है। 1710 में 32 तमिल बुक्स प्रिंट होते हैं, जो कि डच प्रोटेस्टेंट लोग करवाते हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को स्प्रेड करवाना चाहते हैं भारत में। ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश प्रेस अभी तक इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई है, लेकिन 1780 आते आते हैं पहले भाई साहब आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी बंगाल गजट के नाम से एक वीकली मैगजीन प्रिंट करवाते हैं, जिसमें न्यूज भी देते हैं, पॉलिसीज भी देते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या पॉलिसीज बना रहे हैं। ट्रेड ऑफ स्लैब्स भी बताते हैं कि भैया जो स्लैब्स का जो ट्रेड होता था मजदूरों का, या फिर जो बंधुआ मजदूर होते थे उनका ट्रेड हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। साथ साथ में मेन बात यह है कि गॉसिप्स भी प्रिंट करते थे। गॉसिप्स प्रिंट करते थे, इसका क्या मतलब है, जो पुलिस वाले लोग या फिर अधिकारी लोग आपस में बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, वो जो गलतियां करते थे वो सब कुछ प्रिंट कर देते थे। इस बात से नाराज होकर के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इनको सेंसर्ड कर दिया, इस पूरे न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया और जेम्स ऑगस्टस हिकी को डिटेंड कर दिया, मतलब उनको गिरफ्तार वगैरह करवा दिया और पूरे ये बंगाल गजट को बंद करवा दिया। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे पब्लिशर्स सामने आए। इंडिया में बहुत सारे पब्लिशर्स अपनी बुक्स, अपने न्यूज़पेपर्स, अपनी मैगजीन्स प्रिंट करवाने लग गए। ठीक है ना। वहीं पर कुछ दिनों बाद बंगाल गजट को गंगाधर भट्टाचार्य जी ने खरीद लिया, वो द्वारा से इसको स्टार्ट कर दिए। गंगाधर भट्टाचार्य आपकी बुक में लिखा हुआ है राम मोहन रॉय के एक फ्रेंड रहते हैं। ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। 7th टॉपिक आता है रिलीजियस रिफॉर्म। इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस प्रॉब्लम है। उस टाइम पर तो बहुत ही थी। सती प्रथा थी हिंदुओं में, विधवा विवाह नहीं हो रहा था, कास्ट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से चल रहा था। ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको दूर करने के लिए कुछ लोग सामने आए। उन्हीं में से एक भाई साहब थे जिनका नाम था राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ने इन्हीं सभी कुरीतियों से दूर करने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था संवाद कुमुदी। 1821 में लिखी गई। इसमें बहुत सारी कुप्रथाएं जो थी उनके बारे में लिखा गया था। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे इस बुक के खिलाफ उन्होंने एक बुक प्रिंट करवाई जिसका नाम था समाचार चंद्रिका 1822 में। आगे बढ़े अपन। देवबंदी सेमिनार होता है 1867 में। मुसलमान जो देवबंदी लोग होते थे या अभी हैं, उनका एक सेमिनार होता है देवबंदी का 1867 में। उसमें उन्होंने बहुत सारे हजारों फतवे जारी किए, जिससे क्या हुआ कि उनको लगता था कि कोई मुस्लिम गलत तरीके से वर्क ना करे, उनके हिसाब से गलत तरीके से वर्क ना करे, सही तरीके से अपना जीवन जिए। इसीलिए उन्होंने हजारों तरह के फतवे, हजारों तरह के रूल्स इंप्लीमेंट करवाए। 1810 में पहली बार रामचरितमानस कलकत्ता प्रेस में प्रिंट होती है, जो कि 16th सेंचुरी में लिखी गई तुलसीदास बाबा के द्वारा। ठीक है ना। 1880 में इसके बाद लगातार और प्रिंट कल्चर बढ़ता जाता है और पब्लिशर्स बढ़ते जाते हैं, प्रिंट मशीन बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही 1880 में नवल किशोर प्रेस आती है, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश होती है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस आती है, जो कि मुंबई में इस्टेब्लिश होती है। न्यूज़पेपर छपने लगते हैं, मैगजीन छपने लगती हैं, जो कि न्यूज़ को कन्वे करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं आसानी से। अपन आगे बढ़ते हैं। 8th टॉपिक जो आता है न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो पुरानी किताबें थी, जो कि लगातार पिछले सदियों से केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जा रही थी, अब उन्हें प्रिंट करवाया जाने लगा। जैसे वेद होते थे, या इसमें जो लिखा हुआ है पंचतंत्र की कहानियां होती थी, पंचतंत्र की कहानियों को
प्रिंट करवाया गया। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स होती थी उनको प्रिंट करवाया गया। 1870 आते आते कार्टून और कैरिकेचर्स भी बनने लग गए थे। कैरिकेचर अपन पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है विमन की। जो इंडिया के मैन थे वो सपोर्ट नहीं करते थे कि विमन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। इसी बात को लेकर के कुछ विमन जो थी वो सीक्रेटली पढ़ी, आगे बढ़ी, लिखना सीखी। साथ में कुछ विमन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि उन्होंने अपनी सेल्फ ऑटोबायोग्राफी लिखी, कुछ और लिखा, जिसमें बड़े बड़े नाम जो आते हैं वो कुछ सामने हैं। जैसे 19th सेंचुरी में एक देवी थी जिनका नाम था रस सुंदरी देवी, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी आमार जीवन, जो कि उन्होंने पढ़ना लिखना किचन में बैठ करके छुप करके सीखा था। दूसरी बात आती है 1860 में एक और थी कैलाशवासिनी, वो भी बंगाल से थी। रस सुंदरी देवी बंगाल से होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही बंगाल से आती हैं। 1880 में मुंबई से या मतलब महाराष्ट्र से दो और फीमेल राइटर आती हैं, जिनमें एक होती हैं ताराबाई शिंदे और दूसरी होती हैं रमाबाई। दोनों अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनको भी पढ़ने की ज़्यादा छूट नहीं थी। खासकर संस्कृत वगैरह ही पढ़ सकती थी या हिंदी वगैरह पढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने इंग्लिश वगैरह भी सीखी। और समाज में, सोसाइटी में उस समय पर क्या हो रहा है, विमेंस के साथ में कैसा बर्ताव हो रहा है, उसके बारे में हमें पता लगता है इनकी बुक्स में। पंजाब में एक भाई साहब हैं जिनका नाम है राम चड्डा, उन्होंने एक बुक लिखी स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार में उन्होंने बताया कि एक एलिगेंट लेडी को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक वाइफ को कैसा होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, लड़कियां कैसे रहेंगी, क्या क्या काम करेंगी, ये सब कुछ स्त्री धर्म विचार में लिख दिया था। बाहर नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, वो सब कुछ राम चड्डा भाई साहब लिख गए थे, ठीक है। अब बात आती है पुअर और लेबर लोगों की। इसमें कास्ट सिस्टम भी अपन जोड़ लेते हैं। इंडिया में कास्ट सिस्टम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तब भी प्रॉब्लम थी, बहुत पहले भी प्रॉब्लम थी, और अभी भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम अभी भी है ही, ठीक है। एक भाई साहब थे, एक बाबा थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र से थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी 1871 में, गुलामगिरी में उन्होंने बताया कि पुअर पीपल या लोअर कास्ट और अपर कास्ट में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अपर कास्ट कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट का कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। ऐसे ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, ये भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये लोग भी दलित कम्युनिटी को, लोअर कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किए। 1938 में काशी बाबा थे, जो कि कानपुर के थे, लेबर थे, उन्होंने एक बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल। इसमें भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आता है, वो लास्ट टॉपिक आता है प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट एंड सेंसरशिप में अपन समझेंगे कि सेंसरशिप क्यों लगी। सबसे पहले सेंसरशिप की बात भारत में 1798 में आती है, और 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेंसरशिप की बात इसलिए नहीं करती कि इंडिया के लोग पढ़ के हमारे लिए रिवोल्ट कर देंगे, हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे, नहीं। उनको ये डर है कि ब्रिटेन तक ये खबर ना पहुंच जाए। ब्रिटेन तक खबर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के राजा से अपना एग्रीमेंट साइन करवा करके आई है कि इंडिया में केवल हम ही व्यापार करेंगे, हम ही ट्रेड करेंगे। अगर ये खबर इंग्लैंड तक पहुंच गई, ब्रिटेन तक पहुंच गई कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है या मूवमेंट चल रहे हैं या फिर ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो अदर जो कंपनीज हैं वो राजा से बोल देंगी या वहाँ के जो किंग हैं उनसे बोल देंगे ये सही प्रकार से काम नहीं करवा पा रहे हैं, हम जाएंगे, हम सही तरीके से व्यापार करेंगे, वहाँ सही तरीके से ट्रेड करेंगे। इसलिए उनको डर था कि ये खबर वहां तक ना पहुंचे, इसलिए सबसे पहले सेंसरशिप की बात आती है। इसके बाद में 1820 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता ने सबसे पहले बोला कि अब जितनी ज़्यादा ये फ्रीडम प्रेस रिलीज को मिली हुई है, इसको कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद में अंग्रेजों को समझ में आता है कि प्रिंट का भी रिवोल्ट में बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए वहां से सेंसरशिप और ज़्यादा जारी रखते हैं। और लास्ट में फाइनली इस चैप्टर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में रिलीज होता है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बताया जाता है कि कोई भी पब्लिशर किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की बात या फिर मतलब ब्रिटिशर्स की या गवर्नमेंट की बात कुछ भी बिना बताए रिलीज नहीं करेगा, कुछ भी गलत प्रेस रिलीज नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, उसकी जो पब्लिशर कंपनी है उसको सेंसर्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह उसको बंद करवा दिया जाएगा। ये मेन टॉपिक्स थे, इसको आसानी से अपन समझ सकते हैं। अपन चाहें तो इसको बिल्कुल इसके हर एक आंसर को बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आएंगे तब भी बन जाएगा।